कम लोगों ने उनकी किताबें, उनके नाटक तो हम लोगों ने पढ़े हैं, किए हैं। बम्बई में अतुल बैठे हैं, प्रीता जी बैठी हैं, अभी अमन आ गए हैं। कि ग्रुप ने जिस तरह से उनके नाटक को इतने वर्षों से किया, और मेरे ख्याल से आपके ग्रुप का सबसे ज़्यादा चलने वाले नाटकों में से एक प्रीता जी बताएंगे कि कितने 1000 से कितने ऊपर उसके शोज हो चुके हैं। दूसरे ग्रुप ने भी उनके नाटक किए हैं। कभी कभी इस बात पर झगड़े भी मैं अगर 2 ग्रुप से कर लिए कि तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन उनके नाटक हर एक के लिए उपलब्ध कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात होनी भी चाहिए। हम शेक्सपियर से झगड़ा नहीं कर सकते, लो यार वो क्यों कर रहे हैं, नदी के उस पार वाले हम तो साउथ बैंक के तुम्हारे घर रहने वाले हैं लंदन में, नॉर्थ बैंक वाले क्यों कर रहे हैं, दोनों करेंगे, क्या फर्क होता है, अपनी अपनी तरह से करें। लेकिन उनके नाटक पे लिखी हुई किताबें जो हैं, खास करके मैं क्योंकि लखनऊ से हूँ, उन्होंने जिस तरह से वाजिद अली शाह के थिएटर पे और उस समय के लखनऊ के जो शाही रंगमंच जो है वो और जो अवामी रंगमंच जो है वो दोनों पे जिस तरह से उन्होंने लिखा है, फारसी थिएटर में जिस तरह से उन्होंने लिखा है, वो बहुत कम लोगों ने लिखा है। और उसके बाद में सारे रजवाड़ों में राजस्थान के मेयो कॉलेज में पढ़ना, और मेयो कॉलेज की विशेषता ये थी, पता नहीं हो सकता अभी भी हो, कि मेयो कॉलेज में जब आप भेजे जाते थे पढ़ने के लिए, तो एक तो आपका हॉस्टल होता था, एक आपका अस्तबल होता था। उस अस्तबल में आपके अपने घोड़े रहते थे, क्योंकि मैं राजकुमार में कॉमन घोड़े पे थोड़ी ना बैठूंगा कि जिसपे माथुर साहब ने अभी चढ़े हुए उसमें हम चढ़ जाएंगे, तिवारी का घोड़ा अलग होगा, माथुर का घोड़ा अलग होगा, तो दोनों अतुल होंगे तो होंगे। तो अब मैं जिसमें आपके घोड़े रहते थे, जिसमें आपके नौकर रहते थे, कि जहाँ वो आपका खाना बनाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके पैर चाटेंगे, आपका चंपी करेंगे, आपका नाई होगा। एक पूरा एक क्वार्टर मिला करता था इन रजवाड़ों के बच्चों को। और जब हम रणवीर सिंह जी की बात कर रहे हैं जो 93 की उम्र में गए हैं, तो हम आज़ाद भारत की बात नहीं कर रहे हैं, कोई उस अंग्रेजों वाले भारत की बात कर रहे हैं, ये सारी सुविधाएं मिलती थी। इनके साथ भी जरूर गए होंगे, दौड़ के घोड़े गए होंगे, दौड़ के नौकर गए होंगे, वो सारी जिंदगी छोड़ के फिर विदेश जाना, विदेश में पढ़ाई करना, और विदेश से आने के बाद में उन्होंने उस रजवाड़े के साथ संबंध जरूर रखा, लेकिन उसमें से उन्होंने कोई वो एक्सप्लॉयटेटिव संबंध नहीं रखा कि यहाँ से मुझे इतने पैसे आते रहेंगे और ये होगा वो होगा। ही नेवर क्लेम टू बी पुअर, हालांकि बहुत से लोग उनको अभी भी कुंवर रणवीर सिंह जी कहते हैं, लेकिन उन्होंने वो कुंवरपना कभी रखा नहीं अपने आप। कुंवर थे वो, और उनका रिश्ता दुनलौर से था। और आज मैं यहाँ पे 2 लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। मिस इसलिए कर रहा हूँ, उनको यहाँ होना चाहिए, मिस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे उनकी बहुत याद आ रही। आज यहाँ पे सईद मिर्जा साहब को होना चाहिए, जिन्होंने अपना पूरा रानी कौन सी कहानी आप बताएंगे जो भी नाम से शायद आपने उसका हिस्सा थे नहीं किया, जो उसके 13 एपिसोड उन्होंने वही दुनलौर में रह के शूट किए। हाँ जी, किसकी बात कर रहे हैं? सत्यू साहब की? नहीं, सईद मिर्जा साहब, डॉक्टर चंद्रप्रकाश, जिन्होंने अपना एक पूरा सीरियल वहाँ रह के उन्होंने शूट किया। और वो शूट किया तो खाली ये नहीं कि बिल्डिंग के सामने कैमरा लगा के शूट कर लेंगे, फिर वहीं रहेंगे भी, फिर वहीं राजा साहब क्या रह रहे तो वहीं खाएंगे भी, फिर उनके घोड़े भी ले लेंगे, फिर उनकी बग्गी भी ले लेंगे, फिर मतलब थोड़ी प्रॉपर्टी भी ले लेंगे, फिर यहाँ की पेटी उतार के वहाँ भी लगा लेंगे। और ये सब मुफ्त या लगभग मुफ्त, इसलिए कि वो कला का काम कर रहे हैं, इसलिए रणवीर सिंह जी उनको ये मुफ्त या लगभग मुफ्त मिलेगी। ऐसा नहीं था कि दूसरे महल नहीं मिल रहे थे राजस्थान में, तो एक ही महल था, क्या करते, इसलिए कि रणवीर सिंह जी के, इसलिए दुनलौर का चुनाव हुआ। दुनलौर का महल सबसे खूबसूरत महल भी नहीं, राजस्थान में तो एक ही महल, ऐसा नहीं है। इसलिए लोगों ने चुना कि वो रणवीर सिंह जी थे, क्योंकि आपको मुफ्त या लगभग मुफ्त में वो चीज़ें और वो सारी सुविधाएं जो आपको दूसरी महल वाला नहीं देगा। कैमरा यहाँ रखो, बाकी कुछ को हाथ लगाए फेंक दूंगा कैमरा बाहर, लेकिन ऐसा नहीं करते। इस तरह की सुविधाएं दी, कम से कम 2 फिल्म मेकर का तो मुझे पता है, दोनों मित्र हैं, बाकी और भी फिल्म मेकर्स को डेफिनेटली दिया जिनका मुझे नहीं पता। तो ये जो उनकी जो दरिया दिली, ये जो उनकी फराब दिली, वो आमतौर से राजस्थान के राजाओं में नहीं मिलती है, जो कि
उसको उर्दू में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको एक दुधारू गाय में अपनी लिगेसी को, अपनी हेरिटेज को दुधारू गाय बना लेते हैं। उन्होंने उसको दुधारू गाय कभी नहीं बनाया, अपनी लिगेसी को, अपने हेरिटेज को, और ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में जब से उन्होंने इफ्ता की बागडोर संभाली इफ्ता के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, तो पहले तो लिगेसी आप देखेंगे इफ्ता का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन 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 रहा है। उस लिगेसी में एक बहुत ही बेफिटिंग नाम आया कुंवर जी का, रणवीर सिंह जी का, जब उन्होंने उसको लिया और कितना सीरियसली लिया। अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि भारत की कांग्रेस पार्टियों की जो औसत उम्र, और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बगल में इतने अच्छे यहाँ पे AIPFC के सब पोस्टर्स लगे हैं, इसमें कॉमरेड मार्क्स भी हैं और लेनिन भी हैं और एंजल्स भी हैं और दूसरे अपने महाराष्ट्र के कॉमरेड्स के लगे हुए हैं, नेशनल कॉमरेड्स के लगे हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भारतीय कांग्रेस पार्टियों की जो एवरेज उम्र है वो 75 से ऊपर है, जिस उम्र में दूसरी पार्टी वाले जो है वो मार्गदर्शक मंडल में भेज देते हैं। यहाँ तो शुरुआत होती है उम्र की 75 से। तो वैसे ही कुछ इफ्ता के अध्यक्षों की भी बात है कि वो काफ़ी उम्र पे पढ़ने पे ही उनको अध्यक्षता का पद मिलता है। लेकिन इसके बाद भी इतनी ऊर्जा से, मैं, रमेश जी भी थे, आप भी थी, आप भी थे, हम सब लोग थे मौजूद पटना में आप देख सकते थे उनकी ऊर्जा, पटना में आप देख सकते थे उनका ऑर्गेनाइजेशन, पटना में आप देख सकते थे कि कौन हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कैसा आदमी, कैसा विद्वान आदमी और इतने मृदु भाषी। और अगर आप जयपुर पहुंच जाएंगे, आप ऐसे जो लोग भी जयपुर उनके घर गए होंगे, तो ठीक है, घर था, बड़ा था, 1-2 मंजिल का था, लेकिन उससे उनका कोई मतलब नहीं रहता था। घुसते ही घर में वो आपको अपने बेसमेंट में ले जाते, और बेसमेंट में इतनी सिंपल लाइब्रेरी, सिंपल वृहद और बड़ी, सिंपल की जो रैक्स थी वो बिल्कुल सिंपलेस्ट पॉसिबल रैक्स, बड़ी रैक्स, जिसमें काफ़ी किताबें, स्क्रिप्ट सब खड़ी रखी जा सके। और वो दैट वाज द प्राइज्ड पोजीशन व्हिच ही हैड। जैसे क्षमा के पास जो वो तो फिर भी बहुत थोड़ा बेहतर है। उनके पास जो था बिल्कुल सिंपल वाले रैक्स की, बस 2 लोहा लगाया, बीच में पटरा रखा है, लेकिन ह्यूज। अगर वहाँ से शुरू करेंगे तो शायद यहाँ से इतनी बड़ी तरफ से होगी लाइब्रेरी, ह्यूज। और उस लाइब्रेरी में उनकी स्क्रिप्ट्स, उस लाइब्रेरी में दूसरी स्क्रिप्ट्स नाटकों की, उस लाइब्रेरी में उनकी किताबें, तो वो लाइब्रेरी उनका वो प्राइस पोजीशन था। और वो उनका डेस्क, वहीं बैठ के, अच्छा बड़ी टेबल भी पड़ी रहती थी वहाँ पे, 2-3 काफ़ी बड़ी, इससे 3 मीटर बड़ी। उन टेबल पे भी अखबार, ये वो, फोल्डर्स, ब्रोशर्स, सब चीज़ें बिखरी रहती थी, मैगजीन्स। और ये उनकी डेस्क थी, और वहाँ बैठ के आपके साथ फिर उनको बात करना और आपको दिखाना है कि किताब निकाल के बताना कि ये मेरे पास पहला एडिशन है, ये मेरे पास न्यूएस्ट एडिशन है। ये उनका एक बहुत ही, आपको लगता था यहाँ नहीं, इज एट होम ओनली हियर अमंग्स हिज बुक्स। हमेशा उनसे मिलना एक बहुत ही कमाल की बात है। उन्होंने कभी किसी से उम्मीद नहीं कि उनके लिए कोई कुछ करे। नाटक में इतना लंबा समय बिताने के बाद भी अगर आप सोचें, और हम सब लोगों के अगर आप घर आ जाएं, मेरे यहाँ आ जाएं, पापा जी के यहाँ आ जाएं, पिता जी के यहाँ आ जाएं, सुरवाली के यहाँ आ जाएं, तो आपको हम लोगों के यहाँ बहुत तरह की ट्रॉफीज और बहुत पता नहीं क्या करेंगे। बिल्कुल आके एक ट्रॉफी पकड़ा देना, एक शॉल पहना देना, तो भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा अभिदान है। उनको कभी कोई मौका हुआ नहीं, इतना लंबे इनिंग्स खेलेगा। पहले शायद इसलिए नहीं मिला होगा कि वो राजस्थान के इस सरकारी, अर्ध सरकारी संस्था से जुड़े हुए थे, और बाद में शायद लोग उनको भूल चुके थे। ना उनको नाट्य लेखन के लिए कोई बड़ा अवार्ड मिला, ना उनको के लिए अवार्ड मिला, ना उनको पूरे उनके जो नाटक के बारे में जो कुछ भी उन्होंने लिखा उसके लिए कोई अवार्ड मिला। मुझे इस बात की थोड़ी सी खुशी और छोटा सा डर है कि पिछले वर्ष लखनऊ में हमारे एक बड़े वयोवृद्ध एक सज्जन हुआ करते थे, जिनका नाम था विलायत जाफरी। विलायत जाफरी साहब ने रेडियो के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू की।
हबीब साहब के डॉक्टर वैसे थे, हबीब साहब से थोड़ा यंगर थे। और फिर विलायत जाफरी साहब ने खुद भी नाटक लिखने शुरू किए रेडियो की नौकरी करते हुए। और विलायत जाफरी साहब ने, जब आप लोगों ने शायद एक नाम सुना हो कर्नल गुप्ते का, कर्नल गुप्ते जो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुआ करते थे, उसमें काम करते थे। उसके लिए वो साउंड एंड लाइट शोज लिखते थे विद एक्टर्स। ऐसे साउंड एंड लाइट होते कि खाली फिल्म विद एक्टर्स। कर्नल गुप्ते ने ऐसे बहुत सारे शो किए और वैसे ही शो विलायत जाफरी साहब ने भी लिखे होते, उसमें तरह तरह के शोज थे। शायद बढ़ते कदम का नाम आपने सुना हो, जो कर्नल गुप्ते और उन्होंने साथ में किया। शायद गालिब पे का नाम सुना हो, बहुत सारे शोज विलायत जाफरी साहब ने किए थे। बाद में वो दूरदर्शन में आ गए और दूरदर्शन में काम करने लगे और लखनऊ में रहे, वहीं रिटायर किए। तो लखनऊ के नहीं बगल में जो रायबरेली है वहाँ के रहने वाले, पास के गाँव में जायस, आप सबने पद्मावती के चलते मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सुना होगा, उसी जायस के रहने वाले थे। उनका देहांत हुआ अभी 2 साल पहले बॉम्बे में। मगर जैसा चाहते थे कि मुझे जायस में दफन किया जाए, यहाँ से उनको लेके गए। पिछले वर्ष उनके परिवार ने सोचा, जब कोरोना थोड़ा कम हुआ, कि हम एक अवार्ड देते हैं, क्योंकि नाटकों में उस आदमी ने भी अपनी जिंदगी बिताई, तो हम अवार्ड इनके नाम पे देते हैं और किसी नाटक वाले एक छोटी सी कमेटी बनाएगी जैसा होता है। गलती से उस कमेटी में सब लोग लखनऊ के थे और बहुत अच्छी बात है कि उसमें इप्टा के राष्ट्रीय सचिव राकेश जी भी उसके मेंबर, क्योंकि उनकी डेथ मुंबई में हुई, क्योंकि उनकी बाकी फैमिली मुंबई में रहती है, उनकी 2 बेटियां 1 बेटा। पता नहीं कैसे उन्होंने मेरा नाम भी डाल दिया बेटे, आप ही एक रहते। मैं अकेला नॉन लखनऊ मेंबर था और ये हुआ कि 21 तारीख को हम लोग लखनऊ में मीटिंग करेंगे, तो आप जूम से जुड़ जाइए। जूम पे मुझे कुछ मजा नहीं आता, मैंने कहा मैं लखनऊ आ रहा हूँ, मैं 2 दिन जल्दी आ जाता हूँ, आई वुड लाइक टू बी देयर। तो हम 5-7 लोग जुटे वहाँ पे, बहुत अच्छी कमेटी थी। रूपरेखा वर्मा जी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रही हैं, वो थी। और जिन्होंने अभी ये मुकदमा किया है, जो 11 लोग गुजरात में छोड़ दिए गए हैं, उनको दोबारा जेल में डालने का जो मुकदमा, उसमें सुभाषिनी अली जी हैं और रूपरेखा वर्मा जी, वो थी उस कमेटी में। राकेश जी थे उस कमेटी में, सूर्यमोहन कुरशेठ जी थे उस कमेटी में, और मैं था। और एक साहब है रुदौलवी साहब, वो थे उस कमेटी में। 5 लोगों की कमेटी थी। जब वो लोग मिले तो नामों पे बात होने लगी थिएटर में। तो जैसा होता है कि यूजुअल सस्पेक्ट जो कहलाते हैं, थिएटर में देना है तो या फलाने ने बहुत काम किया, ढिमकाने ने बहुत काम किया, इन्होंने बहुत काम किया, इन्होंने बहुत, तो यूजुअल सस्पेक्ट्स होते हैं कि एम के राणा साहब को देते, अच्छा नहीं असगर बजाज साहब को देते, अच्छा नहीं इनको देते, आप समझ सकते हैं। और हिंदी में उर्दू में ही देना था, क्योंकि वो खुद विलायत जाफरी साहब हिंदी उर्दू में लिखते थे। अचानक पता नहीं कहाँ से और क्यों मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार एक आदमी ऐसा इसको कभी अवार्ड नहीं, ये उनकी उम्र है, ये उनका बायोडेटा है, जितना मुझे मालूम है। बाकी तो उनसे मंगा लेंगे तो और एग्जैक्टली पता चलेगा। तो उस आदमी की उम्र है 92। उनसे वयोवृद्ध या उनके बराबर का भी एक ही आदमी है जिसका नाम है MS सत्ती, जो अभी भी थिएटर में एक्टिव है। लेकिन MS सत्ती साहब को संगीत नाटक अकेडमी का रत्न अवार्ड मिल चुका है, उससे बड़ा कोई अवार्ड होता है। तो ऐसे ही कि किसी को भारत रत्न मिल गया और आप उसको पद्म श्री देने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं ठीक लगता। मैंने MS सत्ती साहब को ये इसलिए नहीं मिलना चाहिए, ये नाम का जिक्र किया। तो राकेश बोला अरे यहाँ मुझे ध्यान ही नहीं आया मतलब ये नाम। मैंने कहा आपके घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, इसलिए शायद आप लेकिन यार मैं क्या करूँ, मैं तो एकता से जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो नहीं कर सकता हूँ कि हमारे प्रेसिडेंट को अवार्ड दें। मैंने कहा आपको बात की रूपरेखा वर्मा जी बोली तुम यार तुम कह रहे हो ऐसा तो ठीक होगा, लेकिन मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ। मैंने कहा ये बात का मैं भेज देता हूँ, बाकी राकेश बता देंगे कि हाँ मेरा बेटा सच है झूठ है। सूर्यमोहन कुरशेठ बोले शायद वो यहाँ आज यहाँ है, तो वो बोले कि तो तुम कहाँ से आइडिया निकाल के ना, कहाँ से हमको भी नहीं पता कहाँ से, ऐप से आते हैं खाली जैसा कहते हैं।
एक आइडिया आ गया है और एवरीबडी इमीडिएटली एग्री टू द डील। अब ये भी हुआ कि उनकी फैमिली ने कहा बिलायत साहब की कि वो आएंगे, तो मैंने कहा हाथ चलने को आसी क्या, यहीं से फोन लगाते हैं। तो हमने राकेश जी को कहीं निकलना था, बाहर निकले थे, तो उनको हमने उस पर लिया कॉन्फ्रेंस पे, मैं और सुरमन नहीं बैठे हुए थे और हमने फोन किया, उनको पूरा कॉन्टेक्स्ट बताया कि एक शर्त है कि आप आना पड़ेगा, आप आना कैसे, हम सब इंतजाम हम लोग कर देंगे। और आके लगा आपकी बिल्कुल चिंता न करो, मैं तो रहूँगा। शर्माते शर्माते बोले यार सोच दो, मुझे क्यों दे रहे, ये सोचना आपका काम नहीं, आपको दे दिया, अब आपको लेने आना है। उनका मैं आऊँगा, बीमार हूँ ये हूँ तो मैं आऊँगा। और उसके बाद में वो आए, वो 2-3 दिन आकर के उन्होंने अवार्ड लिया, इसमें छोटा सा एक पर्स भी था अवार्ड के साथ में, खाली द्वारा अवार्ड नहीं था, ये धन को पकड़ा दिया, तो उसके साथ में धन भी था, तो छोटा मोटा धन था, धन के लिए नहीं, अवार्ड की बात थी, और उन्होंने अवार्ड लिया। और ये छोटा सा काम हम लोग कर सके, उनकी मृत्यु से 7-8 महीने पहले, पिछले साल भी अक्टूबर में ये लोग चले और लखनऊ आए, 3 दिन आके रखे मजे किए। अब ये हुआ कि इतने सीनियर आदमी का अवार्ड देख, 92 साल का आदमी है तो उसको अवार्ड देख, ये भी तो बात है कि अब आप 92 के अवार्ड देने के लिए कोई जो है, हम कितना भी काम किया, और अगर अमन को या पिताजी को भेजते तो लगेगा कि यार बहुत ही कम उम्र की लोग की आई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने सजेस्ट किया कि प्रोफेसर राजेसारिया साहब से बोलते हैं, उनसे उम्र में 3-4 साल छोटे हैं, लेकिन एक उसका कद बहुत बड़ा है। और जब बिसारिया साहब को हम लोगों ने बोल दिया कि आपको एक काम करना है, तो बिसारिया साहब ने मेरे रिश्तेदार कैसे, जो बिसारिया साहब की शादी किरण की जो उनकी पत्नी है वो एक और रजवाड़े की है राजस्थान, क्योंकि वो तो हमारे कजन लगते हैं और ये लगते हैं, इस रिश्ते से तो मेरे वो हुए, इनके भाई लगते हैं तो हमारे साले हुए, और ये वो, और मैं बात करूँगा फोन पे, दोनों ने बात की और दोनों पूरे खानदानों को एक दूसरे के जानते थे और गाँव को एक दूसरे के जानते थे, और ये बहुत ही एक हैप्पी टर्न ऑफ द इवेंट्स हुआ, उस खुश मिजाज खुशनुमा आदमी की जिंदगी। और जैसा कि मेरे आते ही हम जी ने कहा कि 93 की उम्र में जाने वाले की कॉन्डोलेंस नहीं होती, सेलिब्रेशन होता है। उनके जैसे जुझारू आदमी के जाने पे कॉन्डोलेंस नहीं होती है, सेलिब्रेशन। अगर जल्दी चले जाते तो 93 में न जाकर 39 में जाते तो जरूर हम लोग कॉन्डोलेंस, लेकिन 93 पे जाने वाले का तो सेलिब्रेशन होता है। We celebrate his life. There is a lot to learn from his life. सबसे बड़ा लेसन जो है कि how to declass yourself. जब आप एक क्लास से आते हैं, इसकी बात बाबा मार्क्स करते हैं, जो पैसे से पैदा होता है या आपके अनुवांशिक चीजों से पैदा होता है, उसको declass कैसे करें? या गलती से आप तिवारी खानदान में पैदा हो जाते हैं, इसलिए आप मातृ से बेहतर हैं, बड़े नाम और काम एक ही हो, इनका काम बेहतर हो तो भी इसको सारे तिवारी को डिक्लास कैसे करें, ये बड़ी जरूरी चीज है। इस तरह से एक राजकुमार एक रजवाड़े में पैदा हो, उसको डिक्लास कैसे करें। और डिक्लास का ये मतलब नहीं है कि उसको वो क्या कहते हैं कि उसको मतलब उसमें कोई क्लास ना रहे। क्लास का मेरा मतलब यहाँ पे दूसरा है, उसका नाम धन से नहीं है। क्लास का मतलब ये कि आप कैसे उठते बैठते बोलते बतियाते हैं, वो भी रहना चाहिए जो उनमें था। और उसके बाद भी आप डी क्लास हो गया, आप अपने धन के बल पर नहीं बना सकते। यू हैव गेन्ड दैट क्लास, यू मेड दैट क्लास। ऐसे उदाहरण बहुत कम है, दूसरे ऐसे उदाहरण भी बहुत कम है भारत के मित्रों। अगर आपको याद आए तो प्लीज आप बताइएगा। गिरीश कर्नाड जी ने नाटक बहुत देखे हैं, लेकिन नाटकों के बारे में किताबें बहुत कम लिखी। लिखिए बहुत कम लिखी कि वो कर्नाटक के नाटक का इतिहास लिखते हैं या नाटक कैसे करें इस बारे में पुस्तक लिखते हैं, या विजय तेंदुलकर जी ने नाटक इतने सारे लिखे, जर्नलिस्ट भी थे हमारे, लेकिन नाटक करने के बारे में या नाटक के फिलॉसफी के बारे में किताबें बहुत कम। पीटर ब्रुक ने
नाटक की फिलॉसफी के बारे में किताबें लिखी और नाटक किया, लेकिन फिर नाटक लिखे नहीं। ये जो कॉम्बिनेशन है कि अ मैन राइट्स प्लेज, मेक्स थिएटर एंड देन राइट बुक्स अबाउट द वर्ल्ड ऑफ थिएटर, ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। है एक दो उदाहरण है, तो जरूरत पड़ेगी जरूरी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से नाम है, कौन ऐसे दो चार लोग हैं जो अभी भी इस काम में लगे, हीरो काम, जो स्कॉलरशिप का भी काम करें और जो क्रिएटिव का भी काम करें। क्योंकि जैसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल, दोज हु एनालाइज एंड दोज हु सिंथेसाइज। तो दोज हु सिंथेसाइज डू अ लॉट ऑफ क्रिएटिव वर्क, दे मेक प्लेस, दे राइट प्लेस, दे मेक म्यूजिक। दोज हु एनालाइज कि नाटक सही था कि नहीं था, या सही इसलिए नहीं था और गलत इसलिए था, they are just analysts. They are not the people who make the synthesis. So between, he was both a man who was an analyzer and a synthesizer, both. ये combination हमारी कला की दुनिया में तो कम मिलता है। ऐसे rare combination को मैं अपना सलाम